दोस्तों नमस्कार। बहुत ही सोच समझकर नाम रखा गया था इंडिया। भारत नहीं, इंडिया। इंडिया गठबंधन, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया था। और उस वक्त पहली बार बीजेपी के माथे पर शिकन थी, और बीजेपी का मतलब मोदी और शाह की जोड़ी है। ऐसी शिकन थी कि 3 दिनों तक, जब तक राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का न्योता नहीं भेजा था, तब तक प्रधानमंत्री मोदी सामने आए नहीं। जब न्योता मिल गया तो खुशी खुशी उस न्योते को दिखा रहे थे। और शायद उसी वक्त बीजेपी ने, यानी मोदी शाह ने सोच लिया था, अब इसके बाद कोई समझौता नहीं होगा। महाराष्ट्र का किला ढहा, शिवसेना और एनसीपी हाशिए पर चली गई। चंद महीनों पहले जिन्होंने जीत हासिल की थी लोकसभा के चुनाव में, उनकी सीटें लोकसभा चुनाव से भी कम हो गई, यानी विधानसभा चुनाव में जबरदस्त हार मिल गई। हरियाणा में कांग्रेस थी, उसे भी जीत मिली नहीं। उसके बाद कदम दिल्ली की तरफ बढ़े, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हार मिल गई। उसके बाद कदम बिहार की तरफ बढ़े, तेजस्वी यादव कहीं टिक ही नहीं पाए और ऐतिहासिक हार के साथ सबसे न्यूनतम जीत उन्होंने हासिल की। जी, न्यूनतम जीत नहीं, न्यूनतम हार हासिल की। यानी हार में भी एक न्यूनतम होता है। यह बिहार के भीतर तेजस्वी यादव की हार से सामने आ गया। इस देश में 2 ही तो मुख्यमंत्री बचे थे जो यह मानकर चल रहे थे कि उनके किले को आंच नहीं आएगी, और वो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु था। लेकिन हालात देखिए, ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई, स्टालिन खुद चुनाव हार गए। यानी पार्टी तो हारी ही, लेकिन खुद भी विधायक बन पाने तक की स्थिति में आ नहीं पाए। बचा क्या? इंडिया कहां पर है? अब नहीं है। छत्रपों की उम्र पूरी हो गई। और शायद इस देश के भीतर हर राज्य के वो छत्रप जो सोचते रहे कि दरअसल वह एक वोट बैंक लेकर साथ निकलेंगे तो फिर सत्ता में उनकी भागीदारी हो ही जाएगी। जाहिर है अगला निशाना उत्तर प्रदेश है। अखिलेश यादव की पहचान भी बतौर छत्रप नेता के है, और इंडिया गठबंधन में उनकी भूमिका बड़ी है। लोकसभा के भीतर तामझाम के साथ तीसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर वो पहुंचे। ये 2024 का जिक्र है, लेकिन 2027 में क्या यह किला भी ढह जाएगा? यानी इंडिया गठबंधन की कतार में आप जिस नेता को छूना चाहे छू ले, और उसके बाद इस देश के छत्रपों की कतार में जिसे छूना चाहे, सुनना चाहे सुन ले, और इसके बाद आपके सामने कोई नहीं बचेगा। यानी एक वक्त अटल बिहारी वाजपेयी थे तो शिवसेना थी, अब नहीं है। उस वक्त अकालीस थे, नहीं है। नीतीश कुमार थे, नहीं है। मायावती छत्रप के तौर पर गायब हो चुकी है। उड़ीसा के भीतर नवीन पटनायक बीजेटी गायब हो चुके हैं। तेलंगाना में बीआरएस गायब हो चुके हैं। कर्नाटक में जेडीएस गायब हो चुका है, और एनसीपी तो कई टुकड़ों में शामिल है। और इन सब के बीच अब सवाल टीएमसी का है, क्या यह भी कई टुकड़ों में होगा? और उसके बाद आपके जहन में डीएमके का सवाल भी आएगा। और इस देश के भीतर किसी भी राजनीतिक दल को लेकर एक सवाल आप बार बार करेंगे, शायद छत्रपों का दौर खत्म हो गया क्या? लेकिन छत्रपों के दौर में एक नया छत्रप उभरा तो है। सिल्वर स्क्रीन से सीधे पॉलिटिकल ग्राउंड में जीत हासिल करते हुए उसने शायद एक नया मैसेज इस देश को दे दिया है। यह देश इंतजार कर रहा है किसी विकल्प का, जो पारंपरिक राजनीति से दूर हो, जो जाति और धर्म की राजनीति से दूर हो। कोई उम्मीद और आस शायद इस तरीके की बनाई भी जा सकती है, या फिर यह भी एक बुलबुले की तर्ज पर नजर तो आ रहा है। पता नहीं किसका पैसा लगा इस चुनाव में जो पीछे खड़े थे, या फिर कौन सी रणनीति जो बना रहे थे। हालांकि वो छुपा नहीं है। प्रशांत किशोर पहुंचे, चाहते थे विजय जीत जाए, विजय जीत गया, यानी टीवीके जीत गया। टीवीके ने राहुल गांधी की बढ़ाई की, राहुल गांधी ने टेलीफोन पर बात किया, और उसके बाद उन्होंने जो मैसेज लिखा, उस मैसेज में बहुत साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया कि दरअसल युवाओं को लोग पसंद करते हैं, और अब हम युवाओं की तरफ जरूर देखेंगे। उन्होंने कहा यह जनादेश युवाओं की बुलंद आवाज को दर्शाता है। जब वो थिरु विजय से बात कर रहे थे, टीवीके की शानदार नतीजों पर बधाई दे रहे थे, तो 2 लाइन राहुल गांधी के मायने रखते हैं। यह जनादेश युवाओं की बुलंद आवाज को दर्शाता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाएगा। पारंपरिक राजनीति चलाते चलाते, विरासत की राजनीति को चलाते चलाते छत्रपों की उम्र क्या वाकई पूरी हो गई? इस बात की शुरुआत आज कहां से की जाए? इस बात को लेकर क्या कहें कोई छत्रप कह रहा है उसके 100 सीटों को लूट लिया गया,
या फिर बात आज प्रधानमंत्री से की जाए। प्रधानमंत्री यानी बीजेपी और बीजेपी का लहराता हुआ अपना झंडा, भगवा रंग में समाये हुई परिस्थितियों के बीच दिल्ली में बीजेपी का हेडक्वार्टर, और शायद यह भी पहली बार मौका होगा किसी राज्य में चुनाव हुए और देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग को बधाई दी। नौकरशाही जो मौजूद थी ऑब्जर्वर के तौर पर, उसको बधाई दी। जो अर्धसैनिक बल मौजूद थे उनको बधाई दी। तो आज बात यहीं से शुरू करते हैं, तब समझ में आएगा कि दरअसल इंडिया खत्म तो नहीं हो गया। मैं आज चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग के सभी कर्मचारी भाई बहनों को, जो भी मतदान से जुड़े प्रक्रिया के सारे कर्मी थे, साथ साथ विशेष तौर पर सुरक्षा बलों का भी मैं आज बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत के लोकतंत्र की गरिमाओं को बनाए रखने में आप सबका योगदान इतिहास हमेशा हमेशा याद रखेगा। खासियत तो है ये प्रधानमंत्री की, चाहे वो सीमा पर मौजूद हो, सैनिकों के बीच मौजूद हो, पॉलिटिकल रैली में मौजूद हो, जीत के बाद देते हुए भाषण में नजर आए, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत और लोकतांत्रिक परिस्थितियों को वह इस तरीके से लपेटते हैं जिसके भीतर इस देश में बीजेपी की जीत आपको इस देश की जीत में तब्दील होती दिखाई देने लग जाए, और हर दूसरे की हार सिर्फ और सिर्फ उसके सत्ता में बने रहने को एक आपराधिक तौर पर लोकतंत्र के खिलाफ ऐलानिया अंदाज में कहते हुए यह बताना कि देखिए हम जीते नहीं, जनता जीत गई। यह शानदार मैसेज है। लेकिन जब हम इस लोकतंत्र के भीतर घुसकर इंडिया के खत्म होने का जिक्र कर रहे हैं, जी इंडिया गठबंधन जिसे बीजेपी इंडी कहती है, भारत नहीं इंडिया, और उसी संदर्भ में उसको बनाने वालों में ममता बनर्जी भी, और ममता बनर्जी खुले तौर पर अकेली खड़ी है और कह रही है, क्या कह रही है, हमें लगता है कुछ आवाज में डिस्टरबेंस होगा, तो जो वो कहने जा रही हैं पहले आप उसको सुन लीजिए जिससे बहुत सारी चीज साफ होगी। वो कहने जा रही हैं कि भाजपा ने 100 से ज्यादा सीटें लूट ली। चुनाव आयोग प्रमुख और वहां के जो इलेक्शन कमिश्नर मनोज अग्रवाल थे उनसे शिकायत की। फिर वो कहती हैं क्या आपको लगता है ये जीत है? ये अनैतिक जीत है, नैतिक जीत नहीं है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री के साथ मिलकर जो कुछ भी किया है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। यह लूट है, यह लूट है, यह लूट है। हम वापसी करेंगे। বিজেপি এরা হচ্ছে দালালির পার্টি। 100টা সিট লুট করেছে, 100টা more than 100 seats they looted and cheated, and this election commission is a BJP commission. I complain DO, I complain CO West Bengal, even I sent all the SMS to Manoj Agarwal, but they are not doing anything. It's a immoral victory, not moral victory. Immorally, whatever election commission has done with the central person and prime minister and home minister, it is totally illegal, and we will ask for counter mandate. It is loot. अब ममता बनर्जी कुछ भी कहे, यह तो लोकतंत्र का उत्सव है। इसीलिए तो पूरी दुनिया में पहचान भारत की दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की है, और लोकतंत्र का मतलब चुनाव ही है। इससे हटकर लोकतंत्र की परिस्थिति में भारत में प्रति व्यक्ति आय हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा हो, यह सब दायरे में नहीं आता है। लोग चुनाव में वोट डालते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, लेकिन एक झटके में पहली बार कई सवाल क्यों खड़े हो गए, और इन सवालों के भीतर जब लोकतंत्र लोग टटोलने लग गए तो लोग समझ ही नहीं पाए कि दरअसल ये जिस लेवल पे खेल चल रहा है उसमें इंडिया कहां टिक पाएगा। इंडिया तो छोटे छोटे वोटों के आश्रय, छत्रपों के आश्रय वोटों को जोड़ता है और उसके बाद बतलाता है जोड़ तोड़ करके कि दरअसल हमारी तादाद आपसे ज्यादा हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी ने सोचा अब कोई समझौता नहीं, और समझौता नहीं का मतलब सिर्फ और सिर्फ अब जीत होगी। इतनी बड़ी पार्टी है, इतने कार्यकर्ता हैं, और इस देश का पूरा सिस्टम जब हाथ में है तो वाकई किस लेवल पर यह काम हो रहा होगा। और इस देश के भीतर जो जबरदस्त तरीके से न सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि सोशल परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति में पूरा देश लग चुका है, जिसमें हर संस्थान शामिल है, तो फिर चुनाव एक औजार भर है जो चुनाव जीतने के बाद आपको संवैधानिक अधिकारों से लैस कर देता है, और संवैधानिक अधिकारों से लैस होने के बाद
स्टालिन लाख कहते रहे कि इस देश की विकास दर 7.5% थी, लेकिन तमिलनाडु की विकास दर 11% थी, उन्हें हारना पड़ेगा। ममता बनर्जी लाख कहती रहे कि हमारे यहां अपराध कम है, यूपी में ज्यादा है, आप एनसीआरबी के डाटा को उठाकर देख लीजिए, लेकिन उन्हें चुनाव हारना पड़ेगा। लाख सुप्रीम कोर्ट के भीतर गुहार शिवसेना लगाती रह गई, नहीं सुनी गई। एनसीपी शोर मचाती रह गई, चुनाव आयोग ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस पूरी कतार के भीतर इंडिया कहां है? इंडिया कहीं नहीं है। और अब शायद यहीं से सवाल नया शुरू हो सकता है, क्योंकि एक नए सिल्वर स्क्रीन के नायक की पॉलिटिकल नायक के तौर पर उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है, विजय। यानी विजय का जिक्र आते ही आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है, यह गजब की राजनीति है, ना कोई आंदोलन, ना कोई संघर्ष, ना कोई पॉलिटिकल मूवमेंट, बावजूद इसके एक झटके में तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं बल्कि अब मुख्यमंत्री बनने के रास्ते पर जनता ने उन्हें लाकर खड़ा कर दिया। टीवी के 2 फरवरी 2024 में बनी थी। अंबेडकर, पेरियार, कामराज के हक में वो बोल रहे थे, लगातार बोल रहे थे। और पहली बार लोगों ने तब जाना जब 27 सितंबर 2025 को करूर में उनकी सभा में स्टैंपेड हो गया। बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे घायल हो गए। और उसके बाद फिर से तब जाना जब उनके खिलाफ केस खुल गया और वो केस को लेकर दिल्ली उन्हें आना पड़ा। तब लोगों को पता चला, अच्छा ये सिल्वर स्क्रीन के नायक अब पॉलिटिकल वे में काम करेंगे। यानी जो द्रविड़ राजनीति के भीतर बीजेपी कहीं घुस नहीं पाई, इतने बड़े संगठन के बावजूद भी उसकी एंट्री हो नहीं पा रही थी, कांग्रेस नहीं घुस पाई, वहां पर टीवी के और चुनाव में एक झटके में वो सबसे बड़े नायक के तौर पर जब उभर कर आए तो तमिलनाडु के भीतर किसी को एमजीआर याद आने लगे, कोई स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर एक वक्त करुणानिधि को भी याद करने लगा, कोई जयललिता को भी याद करने लगा। लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर जो पहचान विजय ने बनाई उसमें वो न्याय करते हैं। इसीलिए उन्होंने तमिलागा विक्ट्री कजागम नाम जो दिया टीवी के, और उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह भी सीटी रखा कि मैं सीटी बजाऊंगा करप्शन के खिलाफ। ये सवाल बड़े हुए, लेकिन उनका अंदाज आज उस जीत का था जो इस लोकतंत्र में इंडिया के खत्म होने के बाद सीटी बजाते हुए छाती पर तमगे टांग देता है कि अब अगला मुख्यमंत्री आप देख लीजिए। आप कह सकते हैं भारत के लोकतांत्रिक चुनावी इतिहास में यह एक नया नायक है। असम गण परिषद जब बनी तो सबसे युवा तबका जो कॉलेज में संघर्ष कर रहा था वो निकल कर आया, चुनाव जीता, मुख्यमंत्री बने। उसके बाद दिल्ली में राजनीतिक प्रयोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जीत मिली, मुख्यमंत्री बने। लेकिन ना तो कोई महंत को अब याद कर रहा है और ना ही इन सब के बीच ना आपको केजरीवाल याद आएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री मान है और इस देश में एक झारखंड है जहां पर हेमंत सोरेन है। इसके अलावे कश्मीर चले जाइएगा, जिन्हें राज्य का पूर्ण दर्जा नहीं मिला, तो उमर अब्दुल्ला है। इसके बाद आप पूरे देश को टटोलते टटोलते चले जाएंगे तो हो सकता है आपके जहन में, अच्छा केरल में कौन होगा मुख्यमंत्री, कर्नाटक में तो हमने देख लिया, तेलंगाना के भीतर और हिमाचल प्रदेश में भी। अन्यथा पूरे देश के भीतर की जो तमाम परिस्थितियां हैं उसमें बिल्कुल नए चेहरों के साथ बीजेपी ने जो राजनीतिक प्रयोग किए, वो प्रयोग दरअसल उंगलियों पर मुख्यमंत्रियों को चलना होगा, यह मैसेज दिया गया। यानी पार्टी की यूनिटी और पार्टी के भीतर एक धागे में पिरोकर हर राज्य के कैपिटल में बैठा हुआ जो भी मुख्यमंत्री है वो दिल्ली के अनुसार कैसे चलेगा, यह एक अंदेशा पूरे देश ने बीते दिनों में बाखूबी देखा, समझा, परखा है। तो क्या यह देश एक ऐसी पॉलिटिक्स की दिशा में बढ़ रहा है जहां या तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी होंगे, एक तरफ बीजेपी होगी, दूसरी तरफ कांग्रेस होगी, या फिर कांग्रेस सिर्फ डेमोक्रेटिक सेटअप भर के लिए रहेगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप को बनाए रखने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं वह तो इस वक्त बीजेपी के अगर पास हैं, और जो विपक्ष और इंडिया लगातार आरोप गढ़ता रहा, लगाता रहा, चुनाव भी लड़ता रहा, फिर भी हारता रहा, फिर भी खड़ा रहा, तो उसने लेजिटिमाइज कर दिया। ईवीएम पर उंगली उठी थी, विपक्ष नहीं समझ पाया, शोर मचाता रहा, सुप्रीम कोर्ट गया, समझ गया कुछ नहीं होगा, तो उसने चुनाव लड़के उसको लेजिटिमाइज कर दिया। एसआईआर का सवाल उठा, फिर वही सुप्रीम कोर्ट, फिर वही चुनाव आयोग, लेकिन मैदान में कूदे चुनाव लड़ने के लिए, लेजिटिमाइज कर दिया। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर पॉलिटिकल नारे बंगाल की सड़कों पर कैसे गूंजते चले गए, लेकिन चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़े और लेजिटिमाइज कर दिया इलेक्शन कमीशन को भी। तो आप चुनाव लड़कर हारे हैं, चुनाव लड़कर
विजय जीता है टीवीके का। चुनाव लड़कर केरल के भीतर कांग्रेस जीती है, चुनाव लड़कर पश्चिम बंगाल के भीतर बीजेपी जीती है। अंतर क्या है? क्या अंतर सिर्फ इतना है जहां पर बीजेपी प्लेयर नहीं है वहां पर कोई दूसरा जीत जाए तो फिर मानकर चलिए इस प्लेयर की एंट्री केरल में हो चुकी है। ठीक वैसे ही जैसे एक वक्त बंगाल में हुई थी, ठीक वैसे ही जो 3-4% वोट मिले थे, 2-3 सीट जब बंगाल में मिली थी, तो उसके 10 सालों के बाद परिस्थिति में इस वक्त ममता बनर्जी बाहर है, वामपंथियों को कोई पूछने वाला नहीं है, कांग्रेस का अता पता नहीं है और बीजेपी सत्ता में है। तो क्या यह केरल की एंट्री इस चुनाव में हो गई? और तमिलनाडु के भीतर दक्षिण भारत में कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है, एक नए चेहरा सामने आ गया है जिसे राहुल गांधी बधाई भी दे रहे हैं। लेकिन जिस दिन प्लेयर के तौर पर दिल्ली खड़ी हो जाएगी, उसके बाद कौन किस लोकतंत्र का जिक्र करते हुए यह ऐलान करेगा कि दरअसल हमारी अपनी गवर्नेंस के तौर तरीके अच्छे हैं, कोई मायने नहीं रखते हैं। यह 1 कंट्री 1 इलेक्शन वाला दौर नहीं है, यह उसके आगे की परिस्थिति वाला दौर है। जिसको समझ पाए तो समझे, और विपक्ष के पास इस समय ऐसा कोई विजन नहीं है जहां पर वह खुद को खड़ा कर पाए इस अंदेशे के साथ कि इस देश के भीतर का नागरिक भी सोचने लग जाए इंडिया कैसा होना चाहिए। भारत नहीं, इंडिया गठबंधन। और अगर आप इंडिया का जिक्र भी आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि एक हकीकत तो इस देश ने देख ली है। बीते 15 सालों में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में क्या बनाया, क्या खड़ा किया। 15 सालों की यात्रा में आप कुछ याद कर सकते हैं किसी इंस्टीट्यूशन को लेकर? नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में 2 दशकों तक सत्ता संभाली, लेकिन बिहार को क्या दिया, क्या आप याद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान 2 दशकों तक मध्य प्रदेश की सत्ता में रहे, क्या आप याद कर सकते हैं? नहीं याद कर सकते हैं। जब आप इस कतार में खड़े होते हैं तो फिर एक कतार यह भी आती है, बीते 12 सालों में भारत के भीतर ऐसा क्या खड़ा हुआ जिसको याद किया जा सके। हो सकता है सिर्फ और सिर्फ राज्य दर राज्य बीजेपी की जीत और इंस्टीट्यूशंस को अपने अनुकूल करने की एक ऐसी सोच जिसमें ना तो इस देश का 4th स्टेट कुछ बोल पाए और ना ही इस देश के भीतर इंस्टीट्यूशंस आजादी के साथ काम करते हुए नजर आए, जहां लगे कि वाकई ये सवाल अगर पूछे जाते तो सत्ता जवाब क्या देती। मुश्किल तो यह है कि सवाल ना आप ममता से पश्चिम बंगाल में पूछ सकते थे, ना नीतीश कुमार से पूछ सकते थे, ना शिवराज सिंह चौहान से पूछ सकते थे, ना ही गुजरात में जब प्रधानमंत्री उस वक्त मुख्यमंत्री थे तब पूछ सकते थे, और अभी केंद्र में भी आप सवाल पूछ नहीं सकते हैं। हम उस मेन स्ट्रीम इंडिया का जिक्र कर रहे हैं जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर है। जश्न मनाइए, एक नए नेता का पदार्पण हुआ है। जश्न मनाइए, पश्चिम बंगाल के भीतर की अराजकता खत्म हो गई। जश्न मनाइए, केरल में वामपंथी सत्ता खत्म, इस देश में अब कहीं कोई वामपंथी नहीं है। जश्न मनाइए, कांग्रेस को 4था राज्य मिल गया है। जश्न मनाइए, प्रधानमंत्री इस देश के बधाई दे रहे हैं अर्धसैनिक बलों से लेकर चुनाव आयोग के अधिकारियों तक को। और जश्न मनाइए, इस देश में जनता वहीं टकटकी लगाकर खड़ी होकर सोच रही है उसका वोट इस बार काम कर गया या फिर उसका वोट इस बार काम नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।